हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। आज के पार्ट में मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं यहाँ लिख के दे सकता हूं 100% गारंटी के साथ कि ये टॉपिक पेपर में आना ही आना है, मिनिमम 4 to 6 मार्क्स में, चाहे तुम्हारे स्कूल के पेपर में हो, चाहे क्लास तुम्हारे प्री बोर्ड में हो, और मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। यानी कि आज की क्लास तुम्हें देगा 4 to 6 मार्क्स मिनिमम, मतलब ऑन एन एवरेज 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से मैं आज सिखाने वाला हूं, जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो मैं 3 डिसीजन सिखाऊंगा आज मैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। अब इन 3 में से कोई एक आएगा तुम्हारे सेट में, किसी के सेट में कोई दूसरा आ सकता है, या तुम्हारे सेट में ही 2 में से ऑप्शन में आके कोई एक आ सकता है, बट आएगा पक्की बात है। जब मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बोल रहा हूँ कि ये पक्का आएगा, उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखोगे, समझोगे। मेरी बात का भरोसा ना हो तो अपने किसी भी, इतने सारे बच्चे देख रहे हो वीडियो को, अपने स्कूल टीचर से पूछना कि ये टॉपिक हर साल आता है या नहीं आता, इन तीनों में से कोई एक, राइट। चलो, तो अब अगर हम बात करें बिजनेस में ना, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, जिसका काम बेसिकली क्या होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, उसे इन 3 डिसीजंस को लेने पड़ते हैं। और डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि आपको फैसला करना है क्या करें क्या ना करें। अब अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, उससे बिजनेस डूब सकता है और नुकसान हो सकता है, सारा बोझ, सारी जवाबदेही, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। पहला डिसीजन का नाम है इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कई बार इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें, फिनेंस कहाँ से रेज करें, इस चीज को जानने के लिए सेकंड हमारा जो डिसीजन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड जो है वो है डिविडेंड डिसीजन, यानी कि कितना पैसा जनता को बांटा जाए और कितना पैसा रिटेन किया जाए, बचा के रखा जाए, राइट। अब इन तीनों डिसीजन को डिटेल में एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो डिसीजन है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। क्या है जरा देखते हैं यहाँ पे। This decision relates to the careful selection of asset in which funds will be invested by the firm. फर्म ने पब्लिक से पैसा रेज कर लिया, ठीक है जी। अब इस पैसे को कहाँ लगाओगे आप, जनता के पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको आउटपुट सबसे ज्यादा मिले। दिस डिसीजन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि हम जनता का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, ठीक है। दिस डिसीजन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। क्वेश्चन पेपर में जो आता है ना, वो फैक्टर अफेक्टिंग ही आता है, राइट। एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, हमें पब्लिक का पैसा किस प्रोजेक्ट में हमें लगाना है, राइट। तो सबसे पहला जो है वो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई देखो, आप जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, आप जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, क्या एक बार आपने 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगा दिया तो काम बन जाएगा जिंदगी भर के लिए? नहीं। डे टू डे बेसिस पे भी आपको काफी सारे खर्चे करने पड़ेंगे। आपने हाथी तो खरीद लिया, लेकिन हाथी का चारा भी तो देना पड़ेगा आपको। डे टू डे आपने गाड़ी खरीदी तो डे टू डे एक्सपेंसेस जो होंगे उसमें क्लास रिपेयर, मेंटेनेंस का, सर्विसिंग का या ऑयल का जो भी खर्चा होगा, या टैक्सेस हो गया, ठीक है, या पॉल्यूशन हो गया, जो भी खर्चा है, उसको देने के लिए तुम्हारे पास पैसा अगर है तो तुम उस जगह इन्वेस्ट करो, या फिर आप उस जगह इन्वेस्ट मत करो, राइट। तो ये क्या कहता है, whenever a company is investing use funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day to day requirement। तो अगर तुम्हारे पास उस डे टू डे रिक्वायरमेंट को पे करने के लिए कैश है तो आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज मत करो। मतलब भैया मैं ये गाड़ी तो ले लूंगा, लेकिन इस गाड़ी के रिपेयर, मेंटेनेंस, गाड़ी का छोटा सा भी कांच अगर टूटता है तो 50,000 का डलेगा, क्या मैं इस खर्चे को झेल सकता हूं? अगर मैं कर सकता हूं तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो, राइट। सेकंड इज ROI, return on investment. The most important criteria to decide the investment proposal is rate of return it will be able to bring back for the company। भैया आपको सिंपल सी बात है, ये भी देखना है कि मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका रिटर्न कितना है। अगर उसका रिटर्न ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करने की इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी, रिटर्न कम है तो इन्वेस्टमेंट कम करोगे आप। अगर जहां पे रिटर्न की बात करते हैं वहां रिस्क की बात भी होती है। बिजनेस में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है एनालाइज करना वो है रिस्क,
कि किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में कितना रिटर्न है ये तो आप देखोगे, लेकिन ये भी देखना है क्लास उसमें रिस्क कितना है। तो जहां पे रिस्क कम है आप वहां इन्वेस्ट करोगे। लेकिन कई सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो रिस्क टेकिंग कंपनी होती है, वो कहते हैं जहां रिस्क ज्यादा है वहां रिटर्न भी ज्यादा होगा तो हम वहां इन्वेस्ट करेंगे, जहां रिस्क कम है वहां रिटर्न भी कम होगा हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, देखो हर एक इंसान का, हर एक बिजनेस का गोल अलग अलग है, तो आपको ये देखना है विद एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देयर इज सम डिग्री ऑफ रिस्क, इट इज रिस्क इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। द कंपनी मस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी प्रपोजल एंड सिलेक्ट दोज इन्वेस्टमेंट विच हैव लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। जहां पे आपको लगता है रिस्क कम है या रिस्क मॉडरेट है, जो रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्लास आप रिस्क को देखो। 4 पॉइंट कौन कौन से, कमेंट सेक्शन में लिख के इसे अभी दिमाग में सेट कर लेना, अंदर अंदर का पेपर में बना के भी लिख सकते हो। सबसे पहला कैश फ्लो प्रोजेक्ट, दूसरा रिटर्न, तीसरा रिस्क, और चौथा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया मान लो कहीं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को आपने किया बट लेकिन उस प्रोजेक्ट में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसका इंजीनियर मशीन का इंडिया में अवेलेबल नहीं, जापान से आपको इंजीनियर बुलाना पड़ रहा है, छोटे मोटे का कुछ खराबी होते हैं आपको बाहर से बुलाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में क्लास वो मशीन काम नहीं करेगी आपके लिए। तो ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी ढूंढो। ये देखो इन्वेस्टमेंट एक इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, आप उसे पलट नहीं सकते। एक बार आपने फैसला कर लिया बिल्डिंग बनाने का, प्लांट बनाने का, ये काम करने का, फिर आप पीछे नहीं हट सकते उसमें से, राइट। Along with the return, risk, cash flow, there are various other criteria which helps in selecting proposal. Example, availability of raw material, कि भाई raw material available है कि नहीं, labor available है कि नहीं उस चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें आप पहले से देख लो। उस मशीन पे काम करने के लिए लेबर सब तुम्हारे पास है कि नहीं, ठीक है, कितनी कॉस्टिंग आती है, मतलब जो भी पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं आप पहले से उस चीज़ को देख लो, क्योंकि क्लास उस प्रोजेक्ट में एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। 4 के 4 पॉइंट, वीडियो पॉज करो, लिख के दिखाओ क्लास कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के चारों पॉइंट आपको याद हो गए या नहीं। सेकंड है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो हमारा हो चुका है, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। ये डिसीजन क्या सिखाता है? ये डिसीजन फाइनेंस मैनेजर की मदद करता है कि आप जो पैसे रेज करोगे, आपको इमेज से समझ आ रहा होगा, डेट से रेज करोगे या इक्विटी से रेज करोगे, डेट या इक्विटी, सोर्स ऑफ फंड कौन सा होगा? डेट का मतलब डिबेंचर्स, इक्विटी का मतलब शेयर्स। डेट में डिबेंचर, इक्विटी में शेयर्स। डिबेंचर शेयर दोनों तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है अकाउंट्स में। तो जो डेट है उस पर हमें हर साल ब्याज देना पड़ेगा, इक्विटी वालों को कोई ब्याज नहीं देना, इक्विटी वालों को प्रॉफिट का एक हिस्सा देना पड़ता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन डेट वाले जो है क्लास हमको फोर्स नहीं कर सकते, हाँ किसी काम के लिए डेट के पास वोटिंग राइट नहीं होती है, तो कर्जा है सीधा, हम दे देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही पड़ेगा। इनको क्या है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे, कम होगा तो कम देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। लेकिन हाँ इसमें एक नुकसान है कि हमारी ओनरशिप चली गई। कल को मैं 50% शेयर रख रहा था, मैंने 10% शेयर बेच दिया, तो अब मैं 40% का मालिक हूँ। फिर मैं कभी और 10% शेयर बेच दूंगा तो 30% का मालिक रहूंगा, तो मेरा मालिकाना हक कम होता चला जाएगा, मेरी ओनरशिप कम होती चली जाएगी। तो अब मैं पैसे कहाँ से लूँ, कंफ्यूज हूँ, डेट से लूँ, इक्विटी से। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं किसी को पार्टनर बना लूँ इक्विटी, या फिर मैं क्लास बैंक से उधार ले लूँ, लोन ले लूँ, डेट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस वाला, पता है क्यों? हम अगली क्लास के अंदर एक डिसीजन पढ़ेंगे, क्या अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर भी क्लास सेम फाइनेंसिंग पॉइंट के ही पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही पॉइंट से बात बन जाएगी इसी हेडिंग से। तो सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है क्लास, कि भैया आप सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसाइड करो, सोर्स क्या है। Company can raise finance from various sources such as by issue of shares, debentures or by taking loan and advance. Deciding how much to raise from which source is called financing decision. किस सोर्स से कितना पैसा रेज करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। किस सोर्स से कितना पैसा रेज करना है, डेट से और इक्विटी से। डेट से कितना रेज करना है और इक्विटी से कितना रेज करना है, इस चीज को क्या बोलेंगे हम? फाइनेंसिंग डिसीजन। और फाइनेंस मैनेजर ये चीज देखेगा, ठीक है। सो देयर आर 2 सोर्सेस, तो हमारे पास 2 सोर्सेस है। पहला सोर्स है ओनर फंड, दूसरा सोर्स है बोरोड फंड। अब ध्यान रखना, ओनर फंड का मतलब होता है क्लास इक्विटी, इक्विटी, और बोरोड फंड का मतलब है डिबेंचर्स यानी कि डेट। तो हम फंड कहां से रेज करेंगे, इक्विटी से या डेट से? ये एक प्रॉब्लम है फाइनेंस मैनेजर को। यहां डिसीजन लेना होता है कि यार हमें पैसों की जरूरत है, तो पैसा कैसे ले, इक्विटी से ले लें
या डेट से ले लें। तो ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इस डिसीजन को लेने में मदद करते हैं। तो जैसे आपने 4 फैक्टर्स अभी पढ़े ना इन्वेस्टमेंट के, उसी तरीके से फाइनेंसिंग के भी क्लास कई सारे फैक्टर्स जो बताऊंगा आपको। फिलहाल ओनर फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग समझते हो ना, अकाउंट्स में इसको बोलते हैं रिजर्व्स, ठीक है, यानी जो आपने आज तक पैसा जोड़ा है प्रॉफिट से निकाल के, वो तुम्हारा अपना पैसा है, ओनर का फंड है, वो ओनर का पैसा लगेगा, या तो उधार लिया जाए बोरोड फंड। इट कॉन्स्टिट्यूट्स डिबेंचर, लोन, बॉन्ड एक्सेट्रा। द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर फंड एंड हाउ मच टू रेज फ्रॉम बोरोड फंड। ओनर फंड से कितना पैसा लिया जाए या बोरोड फंड से कितना पैसा लिया जाए, ठीक है। अब आ गए मेन मुद्दे की बात, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा रुकूं और आप लोग मुझे बताओ कि सर इसमें ओनर फंड लेना सही रहेगा, इसमें बोरोड फंड लेना सही रहेगा, इसमें शेयर इशू करना सही रहेगा, इसमें डिबेंचर इशू करना सही रहेगा, ये आप ही बताओगे। तो सबसे पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। किसी भी सामान की जो लागत होती है, कॉस्ट होती है वो। The cost of raising finance from various sources is different and finance manager always prefer the source with minimum cost। यार देखो, सिंपल सी बात है, आप चाहे डिबेंचर इशू करो चाहे शेयर्स इशू करो, दोनों में ही अपने अपने खर्चे आते हैं। बात करूंगा आगे चल के कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो आप देखोगे कि यार शेयर इशू करने में ये खर्चा आ रहा है, डिबेंचर इशू करने में ये खर्चा आ रहा है, तो जिसके कंपैरिजन में जिसमें कम कॉस्ट आए आप उसको इशू करो। जो आपको लगे उस टाइम पे यार इसका खर्चा कम है तो आप उसको इशू कर सकते हो, यानी कि कॉस्ट। दूसरा है रिस्क। ध्यान समझना, मैं यहाँ पे जितनी बातें करूंगा वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूंगा, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। आम जनता के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये सरकार कंपनी की नजरों में, कंपनी के लिए बोरोड फंड इज मोर रिस्कियर। क्यों? क्योंकि अगर उधार ले लिया तो मुनाफा हो चाहे ना हो आपको ब्याज भरना पड़ेगा, और अगर आपने ब्याज नहीं भरा तो आपकी कंपनी को बंद तक करा सकते हैं। इतनी पावर होती है डिबेंचर होल्डर्स में, इतना कंपनी लॉ क्लास उनको राइट्स देता है, राइट। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीज आप पता भी होनी चाहिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट रिस्कियर है, क्योंकि आपको ब्याज भरना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। भले ही तुम डूबे हुए घाटे में, तब भी तुम्हें ब्याज भरना पड़ेगा। इक्विटी में ऐसा नहीं है, कमाया है तो उनको भी दोगे, वो भी खुश हम भी खुश, अगर घाटा हुआ है तो वो लोग नहीं भरेंगे, ठीक है। और मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड एज कंपेयर टू द ओनर्स फंड। फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, रिस्क को कंपेयर करता है। थर्ड इज कैश फ्लो पोजीशन। अब कॉस्ट भी हो गया, रिस्क भी हो गया, थर्ड इज कैश फ्लो पोजीशन। देखो यार, आप चाहे डेट से पैसा लो चाहे इक्विटी से पैसे लो, तुम्हारे पास पैसों की जरूरत होगी कुछ ना कुछ ब्याज पे करने की। तो अगर तुम ब्याज भरने लायक दम रखते हो तो डेट इशू करो, तुम ब्याज नहीं भर सकते तो इक्विटी इशू करो। तो ये सब गाइडलाइंस है हमारे लिए, ये गाइड करता है कि आपको डेट इशू करना चाहिए या इक्विटी इशू करना चाहिए। द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द सिक्योरिटी विद स्मूथ कैश फ्लो। जिन कंपनी का स्मूथ कैश फ्लो रहता है, दे कैन इजीली अफोर्ड बोरोड फंड, बट कंपनी हैव शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, देन मस्ट गो फॉर ओनर फंड फॉर सिक्योरिटीज ओनली। भाई देखो, अगर तुम्हारे पास स्मूथ कैश फ्लो है, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है, तो तुम ब्याज भर सकते हो, तो तुम बोरोड फंड इशू करो। लेकिन अगर तुम ब्याज नहीं भर सकते तो तुम क्या इशू करो क्लास, ओनर फंड। चौथा है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को बोलते हैं सिक्योरिटीज को इशू करने का खर्चा, फ्लोटेशन कॉस्ट। इट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी सच एज। देखो यार, आप अगर शेयर इशू करोगे तो कुछ ब्रोकर्स होंगे, बिना ब्रोकर्स के आप शेयर इशू नहीं कर सकते, ब्रोकर कमीशन जाएगा। कुछ अंडरराइटर होंगे जो आपके शेयर्स को 90% से ज़्यादा बिकवाने की गारंटी लेंगे, तो उनको क्लास, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट है ये, अंडरराइटिंग फी लगेगी। एक्सपेंस ऑन प्रोस्पेक्टस, एक बुक छापी जाती है प्रोस्पेक्टस, आप सबको पता हो स्कूल में मिलता है, ठीक है, तो उसमें कंपनी में प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, तो उसको छापने का खर्चा। फर्म प्रिफर सिक्योरिटी विथ लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आपको देखना है कि फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा है, बेसिकली शेयर इशू एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को? शेयर इशू एक्सपेंस। अगर शेयर इशू एक्सपेंस ज़्यादा है तो डेट इशू करो, शेयर इशू एक्सपेंस कम है तो इक्विटी इशू करो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पॉइंट है, कैपिटल मार्केट का स्टेट। देखो, बूम पीरियड किसे कहते हैं? बूम पीरियड का मतलब होता है इन्फ्लेशन।
तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, बूम चल रहा है, इन्फ्लेशन, डिमांड ज्यादा है, क्यों जो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं इन्फ्लेशन में, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। तो अगर ज्यादा पैसा है तो वो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। तो उस सिचुएशन में कंपनी को इक्विटी इशू करना चाहिए। और जब डिप्रेशन का टाइम चल रहा हो, जैसे लॉकडाउन के बाद का था, नोटबंदी के बाद का था, तो उस टाइम पे क्लास कंपनी को डेट इशू करना चाहिए, क्योंकि कंपनी में जनता रिस्क नहीं लेना चाहती। तो वो अपना जो थोड़ा बहुत पैसा है उसमें सेफ ऑप्शन पे जाएगी। पब्लिक की नजरों में सेफ क्या है? डेट। भाई देखो डेट क्या होता है, एफडी जैसा ही समझ लो। डेट क्या है कि भाई मैंने उधार ले लिया तो मुझे ब्याज देना ही देना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जनता ने कंपनी को उधार दिया, उनको 5%, 6%, 7% मिलेगा, 8% भी मिल जाएगा, फिक्स से मिलेगा मिलेगा। हालांकि 8% बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि यार ये तो फिक्स है ना, मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी में क्या होता है, तुम्हें 12% मिल जाएगा, तुम्हें 15 मिल जाएगा, तुम्हें 2 भी 3 भी मिल सकता है, तुम्हें 4 भी मिल सकता है, तुम्हें क्लास 1% भी और तुम्हें 0 रिटर्न भी मिल सकता है। तो इक्विटी में गेन बहुत ज्यादा है और लॉस भी बहुत ज्यादा। डेट में सेफ है भाई, बहुत ज्यादा गेन तो नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा, तो आप सेफ रहोगे। तो अगर कंट्री के अंदर बूम पीरियड, इन्फ्लेशन है, तो जनता रिस्क लेने को तैयार है, आप इक्विटी इशू करो, चल जाएगा। और अगर कंट्री में मतलब डिप्रेशन है, डिफ्लेशन है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्लास आप डेट इशू करो, वो ज्यादा फायदे में रहोगे आप। During boom period, it is easy to sell equity shares as people are ready to take the risk, whereas during depression period there is more demand for debt security। तो यहाँ पे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो डिमांड फॉर डेट सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कंट्रोल आपके हाथ में रहे, कंट्रोल कंसिडरेशन, आप चाहते हो सारा कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में रहे, मालिक मैं ही रहूं, तो भैया आप डेट इशू करो। फिर तो इक्विटी इशू करके अपनी ओनरशिप को लूज मत करो, आप डेट इशू करो। लेकिन आप चाहते हो ठीक है मैं मालिकाना हक लूज कर सकता हूं, मुझे उधार नहीं लेना, तो आप इक्विटी इशू करो। Issue of shares means giving ownership to other. Existing shareholder do not want to lose control, then they should prefer class debt। तो अगर आप चाहते नहीं हो कि अपना कंट्रोल लूज करना, तो डेट इशू करो। बट अगर आप चाहते हो कि ठीक है मैं कंट्रोल लूज कर दूंगा, कोई बात नहीं, तो आप इक्विटी इशू करो। सीधी सी बात है, अगर तुम किसी को शेयर दोगे तो शेयर का मतलब ओनरशिप, उसको मालिकाना हक दे रहे हो, ठीक है, तो यार आपका मालिकाना हक कम हो जाएगा इक्विटी में। हाँ, कोई ब्याज नहीं देना हालांकि उनको, लेकिन अगर आप उधार लिया है तो उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ तुम्हें वो ब्याज देना है और क्लास लास्ट में उसका पैसा लौटा देना है, खत्म बात। अगला है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सीधे सीधे क्लास इंटरेस्ट एक्सपेंस समझ लो। एक कंपनी है जिसपे ऑलरेडी बहुत सारा ब्याज है, ऑलरेडी कंपनी बहुत सारे खर्चे झेल रही है, तो उस कंपनी को डेट इशू करना है या इक्विटी इशू करना है? उसको इक्विटी इशू करना चाहिए। ऑलरेडी यार मैं इतने सारे फिक्स कॉस्ट भेज रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट झेल रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इतने सारे इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मैं और उधार ले लूंगा, मुझे और ब्याज देना पड़ेगा, वो मेरे लिए और बर्डन हो जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट तो फिक्स कॉस्ट होता है, देना ही देना है। तो ये कहते हैं कि अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम्हारे पास हाई है पहले से, तो भैया तुम फिर अब डेट इशू मत करो यार, अब तुम रहम करो, अब इक्विटी इशू करो। और अगर तुम्हारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तुम्हारी ऐसी जो फिक्स खर्चे हैं जो होने ही होने हैं ये कम है, तो तुम डेट इशू करो। If a company have already issued a lot of debt, which means more interest liability, more fixed operating costs, then company should prefer more debt. Should not issue more debt because it leads to more fixed operating costs. So in that situation, company should issue equity share। अपनी सिंपल सीधी भाषा में आप भी लिख सकते हो, आप मेरी लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हो। डेफिनेटली क्लास ये सब पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। ओके हमें ये पता चल गया कि कब हमको डेट इशू करना है, कब हमको इक्विटी इशू करना है, और किसके अंदर था ये? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। हमारा थर्ड और लास्ट डिसीजन जो कि है डिविडेंड डिसीजन। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा सरकार को टैक्स जाता है, एक हिस्सा कंपनी बचा लेती है जिसको रिटेन अर्निंग कहते हैं, और एक हिस्सा पब्लिक को डिविडेंड बांटा जाता है। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो बांट दिया जाता है। अब हम ये डिसाइड करेंगे थर्ड डिसीजन के अंदर कि हमें कितना डिविडेंड बांटना है और कितना रिटेन करना है, कितना पैसा हमें बचाकर चलना है और कितना पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस डिसीजन को हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड डिसीजन। मतलब अब हमारे पास मुनाफा आ गया मान लो 100 करोड़ का, 30 करोड़ या 25 करोड़ टैक्स दे दिया, बाकी बचा 75 करोड़। अब इस 75 करोड़ में से पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे और कितना बचा लेंगे? कंपनी बचाती क्यों है? क्योंकि कंपनी को ग्रोथ करना है। आप कितना भी कमा रहे हो, अगर आप बचाओगे नहीं तो आप ग्रोथ कैसे करोगे? बचाकर ही बाद में इन्वेस्ट करके ग्रोथ किया जाता है। तो रिटेन बहुत जरूरी है। तो कितना रिटेन करें, कब कितना रिटेन करें, कब कितना बांटे, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी क्लास में हम भी बात करेंगे।
So, dividend decision. It is the decision related to how much amount of profit is to be distributed among the shareholders and how much amount of profit is to be retained for future growth. Future growth के लिए कितना पैसा बचाना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, वो आपका डिविडेंड डिसीजन है. कुछ लाइन लिखे पढ़ते हैं. The decision is concerned with the distribution of surplus fund. The profit of the firm is distributed among the various party. मुनाफे से पहले क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉय को, डिबेंचर होल्डर्स को, शेयर होल्डर सबको दिया जाता है और ये फिक्स लायबिलिटी है, देना ही देना है. सो द सरप्लस प्रॉफिट इज ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या तो इसे डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाए या इसे क्लास रिटेन कर लिया जाए. अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन अर्निंग. टू टेक द डिसीजन, कीप इन माइंड, डिसीजंस को लेने के लिए कंपनी बहुत सारी चीज देखती है. ग्रोथ प्लान, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इफ मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल. अगर आपको लगता है फ्यूचर में हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करने का मौका है, अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी है, तो तुम अभी डिविडेंड मत बांटो, कम बांटो, इस पैसे को इन्वेस्ट करो और कमाओ, बाद में बांटना है ना, बाद में बांटेंगे. और अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम आज ही ज्यादा बांट दो, है ना. क्लास ग्रोथ प्लान देन more is kept as aside retained earning and less is given in form of dividend if company wants to satisfy the shareholder. कई बार कंपनी शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना चाहती है और उनके पास ग्रोथ प्लान बहुत कम रहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्लास वो डिविडेंड ज़्यादा बांटते हैं, राइट. तो ये था डिविडेंड डिसीजन के बारे में. अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को. पक्का आएगा पेपर में, मैंने आपको इतना बता दिया. ये इसके बाद भी उम्मीद है आप यहाँ तक देख रहे हो, और अगर रियली में आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो यार वीडियो को अपने दोस्तों तक, हर ग्रुप में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप जहाँ भी है, शेयर करो यार. आपके सपोर्ट से ही चल रहा है चैनल ये. आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे ही लॉन्ग टर्म में आप लोगों की भलाई के लिए और अच्छे से काम कर पाऊंगा, राइट. चलो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. तो डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो हमें गाइड करते हैं कि डिविडेंड बांटना चाहिए, कम बांटना चाहिए, ज़्यादा बांटना चाहिए, या रिटेन करना चाहिए या रिटेन नहीं करना चाहिए, सबके बारे में. तो सबसे पहला अर्निंग. भाई सीधी सी बात है, डिविडेंड देते हो तुम अर्निंग से, तो अगर अर्निंग ज़्यादा होगी तो डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम बांटोगे. डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग. इफ देर आर मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर हाई rate of dividend, whereas during lower earning period the rate of dividend is also low. तो सबसे पहला फैक्टर क्या है क्लास, रेट ऑफ अर्निंग. अगर अर्निंग ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम तो डिविडेंड कम. अगला है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. सिर्फ अर्निंग ही नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, आपका अर्निंग स्टेबल है. आप पिछले साल भी, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इसी साल ज्यादा कमा लिया अचानक से, आप अगले साल भी कमाओगे, उसके अगले साल भी कमाओगे. कंपनी हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयर एज कंपनी विथ अनस्टेबल अर्निंग प्रेफर टू गिव लो रेट ऑफ अर्निंग. तो अगर आपको लग रहा है कि कंपनी इज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग, कंपनी के पास स्टेबल और स्मूथ अर्निंग है, तो उस सिचुएशन में कंपनी आपको हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, वेयर एज कंपनी विथ अनस्टेबल अर्निंग प्रेफर लो रेट ऑफ डिविडेंड. सीधी सी बात है, अगर आपकी अर्निंग भी स्टेबल है, आप हर साल अच्छा कमा रहे हो, तो आप डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे. और आपने अभी बस अच्छा कमा लिया, अगले साल की आपको गारंटी नहीं है कुछ क्या होगा क्या नहीं, तो आप डिविडेंड कम बांटोगे. कैश फ्लो पोजीशन. देखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश. कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली दे हैव सरप्लस कैश. इन सिचुएशन ऑफ स्टोरेज ऑफ कैश कंपनी डिक्लेयर स्टोरेज नहीं, शॉर्टेज होगा, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनी डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड. सीधी सी बात है यार, अगर तुम्हारे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तुम पे पैसा अच्छा है, तो डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे. पैसे अच्छे नहीं है तुम्हारे पास, पैसे कम है, शॉर्टेज है, तो डिविडेंड कम बांटोगे. ओके. अगला ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास. अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है,
तुम कहीं पैसा लगा के ग्रोथ कर सकते हो, तो तुम पब्लिक को डिविडेंड कम बांटोगे और बचाओगे ज्यादा, कि नहीं भैया खर्चा मत करो, बांटो मत, बचा के रखो, फ्यूचर में हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर में यहाँ लैंड एक्वायर करना है, फ्यूचर में मशीन खरीदनी है, फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, यहाँ बहुत तरक्की होने वाली है। तो भैया आप क्या करोगे, अभी डिविडेंड कम बांटोगे, रिटेन ज्यादा करोगे। और आपको लग रहा है फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं दिख रहा अभी पैसा इन्वेस्ट करने का, तो आप खुश करने के लिए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटो। इफ अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान, देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने अर्निंग को दोबारा इन्वेस्ट करे। एज टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कंपनी हैज टू ऑप्शंस, वन टू रेज एडिशनल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, रिटेन अर्निंग। या तो हम फिर से पैसा ले ले पब्लिक से, या रिटेन करें। रिटेन अर्निंग आर द चीपर सोर्स एज दे डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडेशन कॉस्ट। रिटेन अर्निंग सबसे चीपर सोर्स माना जाता है। क्यों? जो अपने पैसा बचा रखा है ना, वो सबसे चीपर है। ध्यान रखना, रिटेन अर्निंग सबसे चीपर है। क्यों? मैंने आज तक जो जोड़ा है, मुझे उस पर कोई खर्चा नहीं करना, सीधा उस पैसे को लगा के इन्वेस्ट करना है। एंड एनी लीगल फॉर्मेलिटी, इफ कंपनीज हैव टू invest or growth plan, then it would be better to distribute more in form of dividend. Generally mature company declare more dividend, whereas growing company keep aside more return. जो क्लास आपको लग रहा है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो डिविडेंड ज्यादा बांटोगे, अदरवाइज डिविडेंड कम बांटोगे। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी ऐसी हो स्टेबल, आप हम किसी साल कम नहीं देना चाहते, हम डिविडेंड स्टेबल देना चाहते हैं, तो जो पिछले साल दिया था वैसा ही इस साल देना चाहते हैं, तो भी तुम डिविडेंड ज्यादा बांटोगे, अदरवाइज तुम कम बांटोगे। सम कंपनी फॉलो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एट इट हैज बेटर इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर। शेयर होल्डर खुश रहेंगे, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, एंड इंप्रूव द रेपुटेशन ऑफ कंपनी इन शेयर मार्केट। हियर कंपनी पे रेगुलर डिविडेंड। तो यहाँ पे क्लास कंपनी क्या करेगी, भले ही आपके पास कितना ही प्रॉफिट कम ज्यादा क्यों ना हो, वो आपको रेगुलर डिविडेंड पे करेगी। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन पॉलिसी। थोड़ा ध्यान से अच्छे समझना क्लास, क्या है टैक्सेशन पॉलिसी। देखो, the tax rate of dividend also depend upon the taxation policy of government. Under present taxation system, आज की अगर बात करें, dividend income is tax free. अगर मैं एक जनता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैंने रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं, तो रिलायंस जो भी मुझे डिविडेंड देता है, मुझे उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना, इट इज टैक्स फ्री इनकम फॉर शेयर होल्डर्स। ध्यान रखना, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। वेयर एज कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड, क्योंकि कंपनी उस प्रॉफिट पे टैक्स दे चुके। बात समझना, कंपनी ने 100 रुपए कमाया, कंपनी 100 रुपए पर टैक्स दे चुकी है, फिर इस 100 रुपए का एक छोटा सा हिस्सा मेरे पास आ रहा है, तो क्या फिर मैं इस पे टैक्स दूं? अब एक ही चीज पे दो बार टैक्स नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सरकार कहती है जो जनता को मिल रहा है डिविडेंड, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, वो एग्जैम्प्ट है, माफ है फॉर शेयर होल्डर्स, वेयर कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है। इफ टैक्स रेट इज हाइयर, अगर टैक्स रेट हाई है, एक टैक्स होता है उसको बोलते हैं डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर ये ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम बांटेगी, और टैक्स रेट अगर कम है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा बांटेगी। तो टैक्स रेट हाई, डिविडेंड कम, टैक्स रेट लो, डिविडेंड ज्यादा। तो ये आप ध्यान रखना, टैक्सेशन पॉलिसी का पॉइंट है। अगला है टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। If a company is having major young age shareholders, then company may retain more for growth purpose and less in form of dividend. भाई बात समझना, मेरी बात समझना, जो यंग लोग होते हैं ना क्लास, यंग लोग, कम एज के लोग होते हैं, वो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं कि यार ग्रोथ हो, तरक्की हो। तो अगर यंग एज के लोग कंपनी के पास ज्यादा हैं, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ शेयर होल्डर। अगर यंग एज के शेयर होल्डर तुम्हारे पास ज्यादा हैं, तो तुम बचा के रखो, उन्हें आज पैसा नहीं चाहिए, उन्हें फ्यूचर में पैसा चाहिए। लेकिन जो बूढ़े लोग तुम्हारे पास हैं, जो क्लास तुम्हारे पास जो ओल्डर लोग हैं, क्लास एल्डर लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को तुम रिटेन कम करो, डिविडेंड ज्यादा बांटो। तो कुल मिलाकर बूढ़े लोगों को ज्यादा पैसे दो, उन्हें आज जरूरत है, यंग लोगों को मत दो, उन्हें फ्यूचर में जरूरत है। तो यंग लोग अगर तुम्हारे पास ज्यादा है, तो तुम डिविडेंड को जो है क्लास कम बांटो, रिटेन ज्यादा करो। अगर ओल्ड एज लोग तुम्हारे पास ज्यादा है, रिटायर लोग ज्यादा है तुम्हारे पास है, बूढ़े लोग हैं, तो भैया उनके एज के हिसाब से उनको डिविडेंड जो है, मतलब क्योंकि वो बूढ़े लोग हैं, उनको पैसे ज्यादा चाहिए होंगे, तो उनको आप डिविडेंड ज्यादा बांटो, रिटेन कम करो। ठीक है, बस खत्म। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ये 3 डिसीजन है। उम्मीद है इन तीनों में से एक पक्का पूछा जाएगा। तो अगर आप कोई भी 2 अच्छे से याद कर लोगे ना, तो भी ऑप्शन में आता है जनरली ये टॉपिक, तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। बट सेफ रहने के लिए तीनों याद करना। वीडियो कैसी लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। आप सब लोग सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से चैनल चलेगा क्लास में। दिन रात एफर्ट डाल रहा हूँ, बिना कुछ सोचे समझे क्या है क्या नहीं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है।
बस आप इस मेहनत को वेस्ट मत जाने देना, अच्छे से पढ़ लेना। अब स्कूल में क्लास बोल के दिखाना, टीचर को बता के दिखाना, देखना क्लास तुम्हारी कितनी अच्छी इमेज स्कूल में बनेगी कि हाँ यार लड़का पढ़ने लगा है, लड़की पढ़ने लगी, राइट। बाकी यहाँ पे मैंने अकाउंट्स की और इको को भी प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको भी विजिट कर देखना। अकाउंट्स और इको भी बहुत अच्छे से पार्ट बाय पार्ट, डे बाय डे में मैंने अच्छे से सब कुछ करा रखा है, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि दिन रात क्लास वीडियोस आने वाली हैं धीरे धीरे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।